And welcome to this lecture. In this lecture, we are going to see how we are going to multiply two vectors. हम लोग ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं. इससे पहले तक हम लोगों ने वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था. अब हम लोग देखते हैं वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. बट इस मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बट वेक्टर में डिवीजन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं कि वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का बेसिकली दो प्रोसेस होता है, दो तरीके का हम लोग का मल्टीप्लिकेशन होता है या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है. जिसमें जो पहला टाइप होता है उसे कहते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसे हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट और इसे हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. ये वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का एक प्रोसेस है. और दूसरा जो टाइप होता है उसे कहते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं. तो एक एक करके हम लोग दोनों तरह के प्रोडक्ट को देखेंगे. इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट. तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और इस तरीके से मल्टीप्लाई क्या होता है. एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसमें दोनों क्वांटिटीज वेक्टर होते हैं. ये ध्यान रखना वाली बात यहाँ पे ये है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वो स्केलर प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा. ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं है, ये बल्कि फिजिक्स का रूल है. फिजिक्स में क्या होता है, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बट उनका जो रिजल्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट जो होता है, वो मे भी हो सकता है वेक्टर ना हो, एक स्केलर क्वांटिटी हो. ठीक है, इस बेसिस पे हम लोगों ने प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया है. तो जैसा हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. ये स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली में होता क्या है. क्योंकि हम लोग डॉट के फॉर्मेट में बताते हैं. जब भी दो वेक्टर को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब वो स्केलर प्रोडक्ट होता है. और इसको जब मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है तो बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा. ये हम लोग का इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट होता है स्केलर प्रोडक्ट का. मतलब दो वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो और उनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, वो हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है. अब बोलोगे सर फिजिक्स में ऐसा कहाँ पे यूज होता है, तो मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बता सकता हूँ. जैसे आपको पता है फोर्स, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. उसके बाद एक होता है क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. लेकिन आपने एक और क्वांटिटी पढ़ा होगा वर्क, जो एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता. तो इसीलिए वर्क इज इक्वल टू हम लोग वर्क जो होता है, हम लोग अभी तक जब क्लास 9th में थे तो हम लोग बोलते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते थे. लेकिन आप देख रहे हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो बट वर्क आपका एज अ रिजल्ट में प्रोडक्ट में आपको क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी. तो इसलिए जो वर्क है एक्चुअली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आता, जो रिजल्ट आता अपने का, वो प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. तो रिजल्ट या उसका प्रोडक्ट क्या होगा उसके बेसिस पे दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उनके रूल को फॉलो करते हैं. तो स्केलर प्रोडक्ट में कुछ हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं. अब क्या होता है ना, स्केलर प्रोडक्ट का कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो होता है स्केलर प्रोडक्ट का, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वो ये होता है कि जब कभी भी दो वेक्टर को आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना, तो हमारे पास वन एंड ओनली एक ही बहुत सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उन दोनों वेक्टर को अगर वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है अगर वो जीरो आ जाता है तो वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. तो यहां पर इस एक इंपॉर्टेंट नोट को आप ध्यान रखेंगे कि इफ, ध्यान रखना, इफ दैट इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है तो उस हिसाब से ए बी कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, ए डॉट बी. उस केस में आप क्या लिखेंगे, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू, आप क्या लिखना चाहेंगे बताइए, ए बी कॉस 90. और जैसा कि आपको पता है कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, देयरफॉर ए डॉट बी जो होगा
इसका वैल्यू 0 होगा। तो मतलब कभी भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो ध्यान रखेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, 0 होता है। और जस्ट इसका उल्टा भी सही है कि अगर a कोई एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है और अगर b कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर है और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो मतलब आप समझ जाइए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब ये उल्टा भी बात इसका सही है। मतलब कभी भी आपको दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, ऐसा कुछ करने की स्थिति जब आती है, तो हम तब इनका डॉट प्रोडक्ट से ही चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट एक बहुत इफेक्टिव या पावरफुल टूल है जिससे हम लोग वेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये जो वेक्टर को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हम लोग ने अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने आई कैप, जे कैप, के कैप ये सब चीज़ देखा था। तो जिसमें आई कैप को हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोलते थे, जे कैप को वाई एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर बोलते थे, और जो के कैप है उसको जेड एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर हम लोग एज्यूम करते थे। तो उसी बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट में आई जे के ऑपरेशन को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से अगर मैं आई डॉट आई लिखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मतलब 1, क्योंकि आई तो वह यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी की जगह यहाँ पर फिर से आई है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और आई भी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा आई भी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, ऑब्वियसली 0 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, cos 0। तो जिसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। तो आई डॉट आई 1। उसी तरीके से ध्यान रखेंगे आप लोग, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ठीक है। इसी सेंस में अगर मैं आपको दूसरा चीज बताता हूं कि अगर आपको बोला जाता है कि आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे, आई डॉट जे, तो फिर से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आई मतलब 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कितना होगा, 1। और आई और जे, आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो आई और जे मतलब एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू cos 90। और आपको पता है cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो आई डॉट जे 0 होगा। उसी तरह से जे डॉट के भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीके से के डॉट आई भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। उसी तरह से आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक वेक्टर ले लेते हैं। अब वेक्टर को मैं आई जे के फॉर्मेट में बताऊंगा, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, बस उसी फॉर्मेट में बात करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं आई एक वेक्टर है जिसको मैंने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एकदम जनरल सेंस में बात करते हैं। दूसरा बोलता है, दूसरा एक वेक्टर है जिसका वैल्यू कितना दिया है अपने पास, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर जो है उसको ले लेते हैं हम लोग 3i कैप, ठीक है, माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है फाइंड ए डॉट बी। आपसे बोला जा रहा है फाइंड ए डॉट बी, आपको ए डॉट बी निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो ए डॉट बी निकालना मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट बोला है तो डॉट लगा दीजिए। और यहां पर लिखेंगे फिर से 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा तरीका आपको बता दे रहा हूं। जनरली तरीका तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। आप देखिए पहले i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है i डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। i डॉट जे करोगे 0 हो जाएगा, i डॉट के करोगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से j को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, बट j डॉट जे 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर k के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, i को मल्टीप्लाई करोगे तो 0,
के को जे के साथ मल्टीप्लाई करो 0, के को के के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इसीलिए आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो आप एक ही काम करोगे, आई को आई के कोफिशिएंट के साथ, जे को जे के कोफिशिएंट के साथ और के को के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगा, 3 4 12, तो माइनस है तो -12 लिखिए और जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, तो लेट इट बी 1, तो हो गया अपने पास। उसका कितना आ जाएगा 4 2 8, तो क्या आ जाएगा +4 2 8। के डॉट के क्या हो जाएगा हमारे पास, के डॉट के हो जाएगा अगेन 1। तो जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको एक ही काम करना पड़ता है, आई को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे को जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और के को के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए आपके पास कितना आ जा रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 और 14 में से 12 चला जाएगा तो रहेगा 2, हमारा आंसर आ गया 2। ये था डॉट प्रोडक्ट निकालने का प्रोसेस और यही हमारा डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, एक सिंपलेस्ट तरीका होता है जिससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इस डॉट प्रोडक्ट को बेस करके हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन एक और देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए इसका जब सोल्यूशन निकालोगे तो पहला ही चीज लिखोगे कि सिंस वेक्टर p इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर q, तो हमारे पास एक ही चीज दिमाग में आएगा, वो बात रहेगा कि वेक्टर p डॉट वेक्टर q का वैल्यू डेफिनेटली 0 होगा। और अगर 0 है तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। वेक्टर p का वैल्यू आपको दिया है, वेक्टर q का वैल्यू दिया है, तो वेक्टर p के जगह आप लिख देंगे कितना बताइए 3i माइनस 4j हो गया वेक्टर p डॉट वेक्टर q। वेक्टर q के जगह लिखेंगे 2i प्लस pj एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट निकालना सबसे आसान काम होता है, आई को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जे को जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो वैसा अगर करेंगे तो देखिएगा 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये -4 इंटू बी कितना हो जाएगा -4b हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप इस चीज़ को सॉल्व करते हो तो देखोगे b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा आंसर है। बस देखिए कितना आसानी से निकला है हमारे पास। तो ये b का वैल्यू निकला। इस इलस्ट्रेशन से हम लोगों ने इस चीज़ को समझा कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। को देखिएगा, इस इलस्ट्रेशन में क्या बोलता है, टू फोर्स F1 इज इक्वल टू 3i प्लस 4j न्यूटन एंड F2 is equal to 4i plus 2j Newton are acting on an object which changes its position from vector A, मतलब ये पोजीशन है ना, ध्यान रखेंगे पोजीशन A to वेक्टर B, इसे हम लोग लिखना चाहिए वेक्टर B, ये रहे टू वेक्टर B जिसका वैल्यू दिया है 7i प्लस 8j, फाइंड वर्क डन। ओके, तो इस क्वेश्चन को क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। तो दो फोर्स मतलब टोटल फोर्स पहले निकालते हैं क्योंकि आपको वर्क डन निकालना है और आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा सोचा जाए तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख देंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, डायरेक्ट ऐड कर देना अपने को दोनों फोर्स को। और ऐड करने समय क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो आपको कोई टेंशन नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसको एडिशन कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कितना दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ 3i प्लस 4j हो गया, प्लस उसके बाद लिखेंगे 4i प्लस 2j। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, तो एडिशन में भी कुछ नहीं, देखिए नॉर्मल एडिशन है हमारे पास, i को i के साथ जोड़ देंगे, j को j के साथ जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7i कैप हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8j कैप हो जाएगा। तो ये इतना न्यूटन ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। अब आपको दूसरा चीज क्या बोला है, वो उस ऑब्जेक्ट को पोजीशन a इज इक्वल टू 2i प्लस 4j से चेंज करके b तक ले जाता है, जिसका पोजीशन आपको दिया 7i प्लस 8j, मतलब ये दोनों पोजीशन दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो रहा है। तो जब डिस्प्लेस हो रहा है तो आपको पता होगा हम लोग को निकालना है AB वेक्टर निकालना है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है।
और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है। तो मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये पूरा याद करेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर जब पढ़ रहे थे। तो जिससे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान हो जाएगा। आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बी। पोजीशन वेक्टर बी देखिएगा कितना है 7i प्लस 8j, ओके, माइनस उसके बाद लिख देंगे हम लोग क्या यहां से बताइए, अपने पास जो दूसरा वाला दिया है वो दिया है कितना 2i प्लस 4j। तो जिसके कारण हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर s आएगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। उसका वैल्यू क्या आएगा आप देखेंगे 7i माइनस 2i कितना हो जाएगा 5i, ओके, 8j माइनस 4j कितना हो जाएगा प्लस 4j। तो ये जो आया हमारे पास ये आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना मीटर। अब आपको वर्क डन निकालना, तो आपको पता है कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। तो देयरफॉर दिस वर्क डन इज इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना है 7i कैप प्लस 8j कैप, हो गया हम लोग का वर्क के लिए फोर्स का वैल्यू, डॉट डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे 5i कैप प्लस 4j कैप। अब सीधा सीधा तरीका आपको पता है दिस वर्क डन को आप कैसे निकाल सकते हो, 7 5 जा 35 एंड 8 4 जा 32, ओके, जिसके कारण ये हमारे पास कितना आ जाएगा 67। तो ये हमारे पास वर्क आ गया एंड दिस इज द वर्क वी हैव टू कैलकुलेट। ये वर्क हमको कैलकुलेट करना था। तो ये एक इलस्ट्रेशन था जिसमें हम लोगों ने देखा किस प्रकार से वेक्टर का यूज किया जाएगा आगे जाकर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वाला हम लोग एक आध चीज और समझते हैं हम लोग। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है ना, हम लोग एक टर्म यूज करेंगे यहां पर दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ये टर्म को पहले समझेंगे हम लोग। प्रोजेक्शन का मतलब बेसिकली होता है शैडो। शैडो का सेंस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपने यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट को रखा, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ऊपर में मान लेते हैं कोई लाइट है, यहां पर एक लाइट जल रहा है और मान लेते हैं ये हमारा एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट को रखा गया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइट है। तो जैसे आप लाइट रखोगे तो इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस पर, इस प्लेन पर एक शैडो बनेगा इस जगह पर। तो ये जो शैडो बनता है ना, इसी शैडो को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन द गिवन सरफेस। मतलब किसी दिए हुए सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का जो शैडो बनता है उस शैडो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट में हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ गिवन अदर वेक्टर। ठीक है, तो उसी को देखते हैं हम लोग कैसे होगा। दैट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर्स। ठीक है, ये ऐसा लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अनदर वेक्टर, ये हमको देखना है। अब ये क्या चीज होता है और इसको समझते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, ये रहा हमारे पास एक वेक्टर जिसका नाम है वेक्टर ए, और ऑब्वियसली इसके लेंथ को हम लोग मैग्नीट्यूड को सिर्फ वेक्टर ना लिख के सिर्फ ए लिख देंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा हमारे पास ये रहा एक दूसरा वेक्टर जिसका नाम है वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर बी, और ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल हम लोग ले लेते हैं कितना, थीटा। अब अगर आपको मैं बोलता हूं कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो उसका मतलब होता है वेक्टर बी का ए पर कितना शैडो या कितना पोर्शन को कवर कर रहा है। तो इसके लिए आप ये समझ जाइए, ये कोई एक सरफेस है, ऊपर में यहां पर लाइट जल रहा है और ये एक सरफेस है जिस पर आप बी वाले का शैडो देखना चाहते हो। तो आप लोग को शायद वो शैडो कुछ इतना वाला पोर्शन दिखाई देगा, दिस पोर्शन विल बी द शैडो ऑफ दिस वेक्टर। तो ये जो आपको जो छोटा सा मैं शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा हूं, इस लेंथ को अगर मैं मान लेता हूं x से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो इन दिस सिचुएशन जो x है इसको कहेंगे
x जो होगा इसको कहेंगे प्रोजेक्शन, इसको कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, मतलब a पर b का प्रोजेक्शन। ओके, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, हम लोग इसको एक और चीज भी बोलते हैं। जो एक्चुअल चीज पढ़ना है वो रहेगा कंपोनेंट ऑफ, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। इसका मतलब यही होता है। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, कैसे, तो देखिए निकालने का तरीका क्या है इसको देख सकते हैं। देखिए सीधा सा मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ। आप देखिएगा इस वाले वेक्टर का नाम बी वेक्टर है, तो इसका लेंथ क्या होगा, इक्वल टू बी लिखेंगे, बस वेक्टर नहीं लगाना अपने को। और ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए या कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इसका ये मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको कैलकुलेट करने बोलूँ तो आप क्या लिखेंगे, देखिएगा इसे लिखेंगे x बाई बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, या x इज इक्वल टू आप लिख देंगे यहां पर b कॉस थीटा। अब आप एक काम कीजिए, यहां पर अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां से कि आप इस जगह पर a से मल्टीप्लाई करो, इसे डिवाइड करो, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे यहां पर x इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a, यही तो करेंगे आप लोग शायद। और ए बी कॉस थीटा जो है वो डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट से आप देखोगे इसको हम लोग ऐसा लिखते होंगे, x इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये जो दिख रहा है आपको इसे ही कहेंगे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन, सॉरी वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑन ए। इसी प्रकार से अगर a का प्रोजेक्शन b पर निकालने बोले तो शायद वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इसमें से इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं तो ये वाला जो लेंथ दिखता है इस लेंथ को हम लोग क्या ले लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप यहीं से लिख सकते हैं y इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, इस डायग्राम के साथ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। और इस डेफिनेशन से अगर हम लोग देखते हैं तो इस डेफिनेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू a डॉट b बाई वेक्टर b, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन वेक्टर अनदर वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब कंपोनेंट बोलता है तो यहां पर एक और भी चीज ध्यान रखना, जैसे x, ठीक है, बोलता है x का क्या मतलब है, मैंने बोला b का प्रोजेक्शन a पर, ये एक चीज बोला। दूसरा चीज मैंने और भी बोला कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। तो अगर आप a के अलोंग में b का कंपोनेंट को देखना चाहते हैं तो आपको a का डायरेक्शन की तरफ लेना पड़ेगा, तब आप ऐसा लिखते हैं, तब ऐसा लिखेंगे x वेक्टर जो है उसे लिखेंगे आप लोग यहां से अगर लिखना चाहेंगे x वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, ओके मैग्नीट्यूड ऑफ a, और क्योंकि a की तरफ है तो इसलिए a कैप। आपको शायद याद आता होगा यूनिट वेक्टर निकालना अगर हो तो इसे कहेंगे, देखिएगा थोड़ा ध्यान देंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ये जो x का मैग्नीट्यूड निकाला ना तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन वेक्टर a। लेकिन अगर मैं वेक्टर x लगा देता हूं मतलब इसका मतलब होगा b का वेक्टर b का कंपोनेंट a वेक्टर की तरफ। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको ये सब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, ये अभी धीरे धीरे क्लियर में होने लग जाए, क्लैरिटी आने लग जाएगा। जैसा कि मैंने बताया वेक्टर एक बार में क्लियर नहीं होता, वेक्टर थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होता है। लेकिन आप इन सारे लेक्चर्स को रिपीट कर करके आप देखिए और दिमाग में सारी बातों को बैठालते जाइए आप लोग, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे इसको प्रॉपरली अप्लाई करते जाएंगे इसका प्रॉपर एप्लीकेशन हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं तो आपको और थोड़ा सा चीज समझ में आने लग जाएगा। P on Q can be represented as P dot Q by magnitude of Q।
अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको Q का मैग्नीट्यूड निकालना और P डॉट Q निकालना है। तो चलिए पहले P डॉट Q निकालते हैं। P डॉट Q, तो P डॉट Q मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 2i प्लस 3j डॉट 3i प्लस 4j। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 3 कितना आ जाएगा 6 और 4 3 कितना आ जाएगा 12, तो जिसके कारण हमारा वैल्यू आ जा रहा है 18। अब अगला आपको निकालना है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ Q मतलब, तो Q वेक्टर आपको ये दिया हुआ देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q मतलब क्या होगा, आपको बताया था कि I का जो कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर प्लस J का जो कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये मिल गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q निकालने बोला है, तो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P ऑन वेक्टर Q को आप लिखेंगे P डॉट Q मतलब 18 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ Q। मैग्नीट्यूड ऑफ Q निकाल चुके अभी देखिए 5, तो ये रखिए 5 रखिए। तो बस इतना ही हमारा प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ उस वेक्टर को लेकर आप प्लीज़ एकदम पैनिक मत होइएगा उसको लेकर, ठीक है, क्योंकि वो पैनिक होने वाला चीज़ नहीं है। शुरू में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट उतना डिफ़िकल्ट ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, या जिसको पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको देखेंगे हम लोग। सो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।